जब से होश संभाला शरारतों में दिल लग गया। किताबों से भागती थी। स्कूल में भी तलीमी पोजीशन बेहतर ना थी। अम्मी कहती, खुदा जाने इस पर किसी ने जादू कर दिया है जो दिल लगा कर पढ़ती ही नहीं। अबू जान काफी अरसे से सऊदी अरब में थे। वहां इनका कारोबार था। हम बच्चे अम्मी जान की निगरानी में परवरिश पा रहे थे। मेरा 5वीं जमात का इम्तिहान था। अम्मी को बेहद फिक्र थी कि यह पढ़ती नहीं, जरूर फेल होगी। तब उन्होंने शकीब के जिम्मे ये काम लगा दिया कि वो शाम को 1-2 घंटे मुझे और दूसरे बच्चों को पढ़ाए। शकीब रिश्ते में हमारा कजन लगता था। वो इस बात पर रजामंद हो गया। इन दिनों इसकी उम्र 18 साल थी और मैं बामुश्किल 12 बरस की थी। माशाल्लाह मेरी सेहत काबिले रश्क थी, इसीलिए मैं 16 बरस की लगती थी। ख्यालात भी जल्द ही आसमान तक प्रवास करने लगे। शकीब से घर के तमाम बच्चे दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन मैं पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती। पड़ोस में मेरी एक सहेली बनी हुई थी जिसका नाम कोकब था। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। इसने 5वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब घर में बोर होती थी। वो अक्सर मुझे बुला लेती और कभी खुद आ जाती। जब से इसे पता चला कि मेरा कज़न हमें पढ़ाने आता है, इसे तजस्सुस लग गया। वो हर वक्त पूछती कि वो कैसा है, तुमसे बातें करता है, क्या बातें करता है, ऐसी वैसी बातें तो नहीं करता। इसकी अपनी तबीयत ही ऐसी थी, इसलिए ख्यालात भी भटके हुए थे। इसे घर में अकेले घुटन होती थी, तभी हमारी तरफ रुख करती। इसने मुझे ऐसी वैसी बातों का मतलब समझाना शुरू कर दिया और जो कुछ खुद ना कर सकती थी मुझे सिखाने लगी। कभी रोमानवी इशार लिख देती कि जब शकीब तुम्हें कॉपी पर होमवर्क दे तो ये शेर लिख देना, और कभी समझाती कि एक बात के दो मतलब भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें सीख लो। शुरू में मेरा जहन पर गंदा रहने लगा। एक तो मुझे पढ़ाई से बुखार चढ़ता था और दूसरी कोकब मेरी जान को आ गई। मैं तंग आकर इसे कहती, अरे मधुबाला, तू खुद आकर शकीब से पढ़ ले, मुझे क्यों ख्वार करना चाहती है। वो बेचारा भोला लड़का है, कहीं अम्मी जान से मेरी शिकायत ना कर दे। आप हैरान ना हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीन एज की लड़कियां अक्सर ऐसे रवैये अपनाती हैं और इसी किस्म की बातें सोचती हैं। ये एक फितरी अमल है जिससे वालिदैन अक्सर गाफिल होते हैं। हालांकि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। जो इशारे मुझे कोकब ने सिखाए थे, अब मैंने इनसे काम लेना शुरू कर दिया। मसलन शकीब मुझे पढ़ा रहा होता तो मैं अचानक बीच में बोल पड़ती, आप कितने अच्छे हैं, कल क्यों नहीं आए। उफ, क्या बताऊं मुझे कितनी परेशानी हुई, आपका बहुत इंतजार किया। वो जवाब देता, पढ़ती तो हो नहीं, फिर परेशानी क्यों होती है, और इंतजार किस बात का। मैं कहती, मैंने सोचा कहीं आपको बुखार ना हो गया हो, बस इसी बात से परेशानी हो गई थी। वो कहता, बुखार तो तुम्हें किताब देखकर चढ़ता है, पढ़ने से जी चराती हो। देखो अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो पिछले साल की तरह फेल हो जाओगी। अब तक 2 साल से 5वीं में हो, ये बड़े शर्म की बात है। इसकी नसीहतें शुरू हो जाती और मुझे नींद आने लगती। मैं मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयाँ लेने लगती तो वो मायूस हो जाता। वो नेक नीयत था और मेरी अम्मी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। मसलसल कोशिशें इंसान को कामयाबी से हमकिनार कर देती हैं। फिर मैंने महसूस किया कि इसके दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो चुका है, मगर वो इसका इजहार करना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। अम्मी जान इसे ट्यूशन फीस के तौर पर काफ़ी रकम देती थीं, जिससे वो अपनी तालीम जारी रखे हुए था। यह रकम इसके लिए नेमत से कम नहीं थी। वो भला इतनी अच्छी आमदनी को हाथ से क्यों जाने देता। 2 साल तक शकीब हमारे घर बच्चों को पढ़ाने आता रहा। अब मैं मजीद खूबसूरत और कदावर हो गई थी। मेरी माँ के सलीके की शोहरत थी, इसीलिए मेरे लिए रिश्ते आने लगे। लोगों को पता था कि माँ सलीकामंद है और वालदैन जहेज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खानदान के हर घर की ख्वाहिश थी कि मैं ही इनके घर की बहू बनूं। चनाचा काफी रिश्ते आए। इसी दौरान एक खातून जो शादियां करवाती थी अम्मी के पास आई और बताया कि एक रिश्ता मेरी नज़र में है। लड़का पढ़ा लिखा और हुनरमंद है, दौलतमंद लोग हैं और लाहौर में बिजनेस है। अगर तुम रजामंद हो जाओ तो तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी ऐश करेगी। इन दिनों शकीब मुल्तान चला गया था जहां इसे इम्तिहानात देने थे।
घर वालों के पास इसका नया पता नहीं था, लिहाजा अम्मी जान इसे मेरी शादी का कार्ड ना भेज सकें, जिसका इन्हें बेहद दुख था। खैर, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं और नजीब बिला आखिर रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हो गए। कुछ दिन तो खुशी में गुजरे, लेकिन फिर तल्ख हकीकतें सामने आने लगीं। बिजनेस का असल मालिक नजीब का बड़ा भाई था और इसी की कमाई पर पूरे खानदान का गुजारा था। नजीब को कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बिजनेस से ये कहकर अलहदा कर दिया कि अब अपना कमाओ और अपना खाओ। इनके कपड़े की दुकानें लाहौर के मशहूर बाजार में थीं, जहां से लाखों की आमदनी होती थी। नजीब को हर माह एक मकबूल रकम यानी वजीफा मिलती थी, जबकि मकान और गाड़ियां इनके वालिद साहब के तसर्रुफ में थीं। शुरू में तमाम घर वाले मुझे बहुत चाहते थे। सास तो बिल्कुल बेटियों जैसा समझती थीं। जब घर में मेहमान आते तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं इनकी खातिर तवाज़ो करती और इनसे खूब बातें करती। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता सास का रवैया बदलने लगा। वो कहने लगी, आखिर कब तक बड़ा भाई कमाएगा और छोटा बैठा खाएगा? अपने जीव को खुद कमाना चाहिए। मैंने एक रोज कहा, अम्मी जान आप इनको भी कोई कारोबार सेट करवा दें ताकि ये भी कमाने लगें। वो कहने लगी, हम चलते हुए कारोबार से सरमाया नहीं निकाल सकते। हम नजीब को सिर्फ दुकानें दे सकते हैं। तुम अपने वालदैन से कहो कि वो सरमाया लगाकर दुकान सेट कर दें ताकि ये कमाने लगे। इसकी कमाई तुम्हारे ही काम आएगी। हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरी अम्मी ने इन लोगों को अमीर समझकर मेरा रिश्ता दिया था। क्या खबर थी कि ये सरमाया भी हमसे मांगेंगे। जब कोई बेटी देता है तो अच्छी तवक्कुआत के साथ देता है। इस वक्त जहन में ऐसी कारोबारी बातें नहीं होती, क्योंकि ऐसी बातें शादी को कामयाब बनाने की बजाय नाकामी से हमकिनार कर देती हैं। मैंने जब अपने वालिद से रकम मांगने से इनकार कर दिया तो सास का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो बात बात पर उलझने लगीं और मुझे ज़हनी तौर पर परेशान करने लगीं। मैंने नजीब से शिकायत की तो इसने कहा, वो माँ बाप हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो ये जो हर माह वजीफा मिलता है ये भी बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? कपड़े, दीगर अखराजात और गाड़ी का पेट्रोल वगैरह हम इन्हीं पैसों से पूरा करते हैं। सास ससुर के साथ मुश्तरका फैमिली सिस्टम में रहने की वजह से बिजली के बिल और खाना वगैरह इनकी तरफ से होता था। सास ने घर से मुलाजिम निकाल दिए। जिठानी कम काम करती थी क्योंकि इसके शोहर की अपनी आमदनी थी। अब मुझसे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। बर्तन, झाड़ू पोंछा और कपड़े धोना। गोया मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि मुलाजमा थी, क्योंकि मेरा शोहर कमा कर नहीं लाता था। मैंने भला कब कभी ऐसी जिंदगी गुजारी थी। मेरे मेके में 10 नौकर होते थे और मैंने कभी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। अब मजबूरन मुझे किचन संभालना पड़ा। बर्तन धोने से हाथ खराब हो गए, झाड़ू लगाते हुए कमर में दर्द हो जाता और पोछा लगाने से हाथों में गड्ढे पड़ने लगे। मैं काम करते हुए रोती जाती और सोचती कि काश मेरी माँ खुद सलीका शार होने के साथ मुझे भी घर का काम सिखा देती तो आज मुझे इतनी दुश्वारी ना होती। 2 माह भी मैं ये सख्ती ताप ना ला सकी और अम्मी जान को फोन करके सब हालात बता दिए। मैंने कहा, ये लोग मेरे वालदैन से सरमाया मांगते हैं और कहते हैं कि दामाद को काम दिलवाओ वरना ये भूखे मरेंगे। मैं तो इन हालात में मर जाऊंगी। अम्मी जान ने आकर सास से बात की और पूछा, क्या आप लोगों ने रकम के लिए रिश्ता किया था? अगर ऐसी बात थी तो पहले बताते। वो कहने लगी, बेटियों का भी जायदाद में हिस्सा होता है। आप इसका हिस्सा सरमाए की सूरत में दे दें, इसके अपने काम आएगा। जब वक्त आएगा और जायदाद बटेगी तो इसका हिस्सा भी इसे मिल जाएगा। अम्मी जान तो ये कहकर चली गईं। इनके जाने के बाद मेरी शामत आ गई। जेठ ने माहाना रकम देना बंद कर दी। कुछ दिन नजीब ने इनकी दुकान पर बतौर मुलाजिम काम किया, लेकिन भाई का रिश्ता हो तो मुलाजिम बनकर काम करना मुश्किल होता है। जब भाई ने इसे डांट टपट की तो इसने काम पर जाना छोड़ दिया। मेरे वालिद साहब ने कहलवाया कि मैं दामाद को किसी अच्छी मुलाजमत पर लगा देता हूँ, क्योंकि इनका काफ़ी असर व रसूख था। जब मैंने नजीब से ये बात की तब ये इंकशाफ हुआ कि वो बीए पास भी नहीं। उन्होंने हमें धोखा देने के लिए जाली डिग्रियां दिखाई थीं। वो पढ़ा लिखा होना तो दूर,
अपना नाम भी बामुश्किल लिख सकता था। इन हालात ने नजीब को मुझसे बदजन करना शुरू कर दिया। वो घर वालों के रवैये से सख्त परेशान था, जबकि मैं इसकी परेशानी कम करने का सोचती रहती। इसलिए घर का सारा काम करती, रोती जाती और खामोशी से जिम्मेदारियां निभाती रहती। नजीब की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया। जब से जेब खर्च बंद हुआ, वो मुझे काट खाने को ढूंढने लगा। मैं अम्मी को फोन करती तो वो अपने ड्राइवर के हाथ 2-4 हज़ार रुपए भिजवा देती। जब रकम खत्म हो जाती तो नजीब का मूड फिर से खराब हो जाता। अम्मी कभी किसी के हाथ तो कभी किसी जरिए पैसे भिजवाती रहती। मैं जब इनसे बात करती तो नजीब को मेरा अपने अजीजों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे बात बात पर डांटता और कहता, किसी से इतनी फरी मत हुआ करो, बस अपने काम से काम रखा करो। हर इंसान अपने माहौल से बनता है और इसका रवैया इसके माहौल का आईनादार होता है। आदमी को बचपन से जो परवरिश और माहौल मिलता है, इसे कैसे भूल सकता है। लेकिन नजीब अब बिल्कुल बदल चुका था और जरा जरा सी बात पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगता था। एक दिन इसने मुझसे कहा, मेरे कपड़े धोकर कलफ लगा दो और इस्त्री कर दो। वो कुल 10 जोड़े थे, सूती और सफेद रंग के। इनको कलफ लगाकर इस्त्री करना बड़े दिल कुड़ते का काम था और ऐसे काम मैंने मेके में कभी नहीं किए थे। मैंने कलफ बनाया तो वो थोड़ा सा सख्त बन गया। जब कपड़ों को लगाया तो कलफ पानी में ही जम गया, घुलने का नाम नहीं ले रहा था। पिघलने के बजाय वो फुटकियां बन गया और वो कलफ कपड़ों पर जगह जगह चिपक गया और कपड़े लकड़ी के तख्ते की मानद अकड़ गए। मैं सुबह 7 बजे से बैठी थी वो कपड़े प्रेस करने और इस्त्री करते करते दोपहर का वक्त हो गया, मगर मुझसे सही तरह से 2 कपड़े भी प्रेस नहीं हो पाए थे। गर्मियों के दिन थे। कपड़े प्रेस करते करते मैं पसीना पसीना हो गई और फिर मैं रोने लगी। तब सांस चलाने लगी कि बिजली का कितना बिल आ जाएगा। सुबह से कपड़े प्रेस कर रही हो और कपड़े वैसे के वैसे ही रखे हैं। इससे बेहतर है कि धोबी को भिजवा दो। असल में यह काम धोबी का ही था, लेकिन मैं धोबी को कैसे भिजवाती। 10 जोड़ों की धुलाई और वो भी कलफ वाली, इतना बिल मैं कहाँ से देती। इसी बात पर झगड़ा हो गया। मुझे नजीब से हमदर्दी की उम्मीद थी, मगर इसने उल्टा मुझे ही डांटा कि इतना सा काम नहीं कर सकती। बीवियां तो शोहरों के कपड़े तैयार करती हैं, इस नवाबजादी से तो कुछ होता ही नहीं। मैंने पलटकर कहा, वो धोबने रही होंगी, मैं किसी धोबन के खानदान से नहीं हूँ कि ये काम मैं जानूं। जिसका काम इसी को साजे। मेरे यहाँ तमाम कपड़े धोबियों से धुलवाए जाते हैं। ये रेशम या नायलॉन के कपड़े तो नहीं जो घर में इतनी आसानी से धुल जाएं। सास ने फौरन कहा, ये बहू हमारे काम की नहीं है, इसे मीके भिजवा दो, ये हमारे आगे जबान चलाती है। सास के उकसाने पर नजीब ने मुझे खूब मारा, यहाँ तक कि मेरे बदन पर नील पड़ गए। मैंने रोते हुए अम्मी को फोन किया तो वो कहने लगी, तुम्हारे झगड़े के बीच में हम नहीं आएंगे, वरना बात और बढ़ जाएगी। तुम रिक्शा पकड़कर घर आ जाओ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। गाड़ी की चाबी नजीब के पास थी, इसीलिए इसे कहना बेकार था। मैंने रिक्शा लिया और अम्मी के पास आ गई। अम्मी ने मेरा हाल देखा तो तड़प उठी, लेकिन अब क्या कर सकती थीं? जो होना था वो हो चुका था। एक दिन बेटी को बाबुल का घर छोड़कर पराए घर जाना ही पड़ता है। ये अजल की रीत है। तमाम वालदैन अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकदीर पर किसी का जोर नहीं होता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, माँ बाप पर यानी रिश्ता देख सकते हैं, तकदीर नहीं। डैडी का कहना था कि नजीब फिलहाल 5 लाख से काम शुरू कर दे। जब काम जम जाएगा और मजीद सरमाए की जरूरत होगी तो मैं इंतजाम कर दूंगा। मगर नजीब को यह बात मंजूर ना थी। इसका इसरार था कि वो 50 लाख से कारोबार शुरू करेगा, क्योंकि थोड़े सरमाए से कुछ नहीं बनता, बल्कि वो भी बर्बाद हो जाता है। आखिरकार नजीब ने हालात से तंग आकर मुझे इतना मारा कि मेरी हालत गैर हो गई। मैं रोती चलाती माँ के पास पहुंची। मेरी हालत देखकर माँ बेहोश हो गईं। जब इन्हें होश आया तो मैंने साफ कह दिया, अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। इससे बेहतर है कि जहर खाकर मर जाऊं, वरना आपको मेरी लाश ही मिलेगी। माँ मेरी बात समझ गई, क्योंकि वह माँ होने के साथ साथ एक औरत भी थी और एक औरत ही दूसरी औरत के दुख को महसूस कर सकती है। इन दिनों मैं उम्मीद से थी।
لیکن نجیب نے پھر بھی مجھے طلاق دے دی۔ 7 ماہ بعد قدرت نے مجھے ایک پھول سی بچی سے نوازا جس کا نام امی جان نے ہینا رکھا۔ ہینا کے آنے سے میرے دکھی دل کو سہارا مل گیا۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، وہ ایک کھلونے کی طرح تھی۔ گھر والے سب اس سے پیار کرتے اور میں اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ نجیب اور اس کے گھر والوں نے اصرار کیا کہ بچی ان کے حوالے کر دی جائے، لیکن عدالت نے فیصلہ دیا کہ بچی بلوغت تک ماں کے پاس ہی رہے گی۔ ان دنوں شکیب پھر سے ہمارے گھر آنے لگا کیونکہ اسے گل کو پڑھانا تھا۔ جب اس نے میرے حالات اور میری بدلی ہوئی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ شادی سے پہلے میں بہت ہنسمکھ اور شرارتی ہوا کرتی تھی۔ آخر ایک دن اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تب اس نے کہا، نائلہ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے اس کی مفلسی سے دامن بچانے کے لیے کہا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ان دنوں شکیب کے والدین اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی رشتے دیکھے گئے مگر شکیب نے ہر بار انکار کر دیا۔ اب میں طلاق یافتہ اور ایک بیٹی کی ماں تھی، مگر شکیب اب بھی مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ میرے دکھ درد میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ ایسے حالات میں کون کسی کی طرف دیکھتا ہے، لیکن وہ خلوص نیت کے ساتھ میرا ہاتھ تھامنے کو تیار تھا۔ یہ ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ ایک بہترین ہمسفر اور میری بچی کے لیے بہترین باپ ثابت ہو سکتا تھا۔ شکیب نے کئی بار کوشش کی مگر جانے کیوں میں نے ہر بار اسے کوئی نہ کوئی بیکار سا جواب دے کر ٹال دیا۔ آخرکار اس نے اپنے والدین کی بات مان لی اور جہاں انہوں نے کہا وہاں ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر جھکا دیا۔ اس کی شادی ایک متوسط گھرانے کی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ اندر سے غمگین تھا مگر اوپر سے خوشی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کی۔ وہ اب بھی ہمارے گھر گل کو پڑھانے آتا تھا، مگر یہ بات اس کی بیوی کو پسند نہ تھی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی اور اپنے والدین سے کہتی کہ شکیب نائلہ کی خاطر وہاں جاتا ہے، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس بات پر جب ساس نے شکیب سے باز پرس کی تو اس نے صاف کہہ دیا، میں آج سے نہیں، اس وقت سے گل کو پڑھانے جا رہا ہوں جب سے وہ 4تھی کلاس میں تھی، اور اب تو اسے FSC کی تیاری کرنی ہے۔ میں وہاں نائلہ کی خاطر نہیں جاتا۔ خدا انسان کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رکھتا، کبھی دن بھرے ہوتے ہیں تو کبھی راتیں۔ کچھ عرصے بعد ہی شکیب کو بہت اچھی ملازمت مل گئی اور ان کے گھریلو حالات بھی سنور گئے۔ پھر ان کے تایا جو انگلینڈ میں طویل عرصے سے مقیم تھے اور بے اولاد تھے، ان کا انتقال پاکستان میں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کر کے اپنا تمام سرمایہ اور عمر بھر کی کمائی شکیب کے نام کر دی۔ اچانک اتنی بڑی رقم ملنے سے شکیب کے وارے نیارے ہو گئے۔ اتنی دولت دیکھ کر میری بھی آنکھیں کھل گئیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ خدا جسے چاہے اور جب چاہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہے کنگال کر دیتا ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود شکیب ہمارے گھر آتا تھا، مگر وہ دکھی نظر آتا تھا کیونکہ اسے اپنی بیوی کا پیار نہ مل سکا۔ وہ افسردہ اور بھجا بھجا سا رہتا تھا۔ وہ تو بظاہر ہنستا مسکراتا تھا، لیکن اندر سے بہت دکھی اور پریشان رہتا تھا۔ وہ اپنی گھریلو زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور بکھرا ہوا تھا۔ انہی دنوں ابو جان کو سعودیہ میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کے بعد ہمیں مالی پریشانیوں نے آ گھیرا۔ ہمارے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اب احساس ہوا دولت تو آنے جانی شے ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے تو کبھی کسی کے پاس۔ ماں ہر وقت یہی سوچتی کہ جوان بیٹی کو کب تک گھر میں بٹھائے گی، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، ایک نہ ایک دن تو اسے بھی رخصت ہونا ہے۔ میری ماں کی اب یہی سوچیں ہوتی کہ ان کے جانے کے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ ایک دن شکیب آیا تو وہ بہت پروقار لگ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت سوٹ اس کی شخصیت پر جچ رہا تھا۔ امی کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر شکیب نے کہا، خالہ جان میں کس لیے ہوں اور مجھے بتائیے کیا بات ہے، میں آپ کی ہر پریشانی دور کروں گا۔ یہ الفاظ اس نے اتنے خلوص اور سچائی سے کہے کہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تب میں سوچنے لگی کہ اچھے انسان کبھی کبھی ہی ملتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے، اور اگر پہچان بھی لیں تو قدر نہیں کرتے۔
اے کاش میں بتا سکتی کہ امی جان کو میری ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ کاش میں نے وقت پر شکیب سے شادی کر لی ہوتی تو آج امی کو یہ دکھ نہ ہوتا اور ہم دونوں بھی کتنے خوش رہتے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے تو صرف پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ گیا وقت پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کیا میرا فیصلہ ٹھیک تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔